A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिनको आप रिवीजन पर्पज के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सारे साइंस एनसीईआरटी के सभी लेक्चर्स को देखना, तो उन सबके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जैसा इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो इसका ये पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है। हेल्थ की डेफिनेशन में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं या जिनको हम कंसिडर करते हैं, उसके बारे में हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि डिजीजेस का डेफिनेशन क्या है, WHO के अकॉर्डिंग डिजीजेस का क्या डेफिनेशन होता है। हमने बात किया था कि कितनी तरीके के पैथोजेंस हो सकते हैं जो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। हमने बात किया था कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में क्या डिफरेंस है। हमने पैथोजेंस की कैटेगरी में बात किया था बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और हेलिमेंट्स में। तो हमने बात किया था बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया क्या होता है, वो कितने तरीके की डिजीजेस वो कॉज कर सकता है, हमने ये डिटेल में बात किया था। फिर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट दिए थे जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये 5 स्टार मैं इनको रेटिंग दे रही हूँ, तो आपको इनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। फिर हमने वायरल डिजीजेस के बारे में बात किया था, मैंने वायरल डिजीज का ये चार्ट भी आपको दिया है। प्रोटोजोअल डिजीजेस के बारे में हमने बात किया था, मैंने आपको बताया था कि मलेरिया किस तरीके से फैलता है, वेक्टर का क्या रोल होता है और किस तरीके से वेक्टर जो है कैरियर का काम करता है डिजीजेस को फैलाने में। फिर हमने हेलमिंथिक डिजीजेस के बारे में बात किया था और हेलमिंथिक डिजीजेस के क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने बात किया, एंड देन वी हेडेड टूवर्ड्स फंगल डिजीजेस। तो आज के इस लेक्चर के इस पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को होने से रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप अभी तक की जो क्लास 11 तक की एनसीईआरटी में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि हमें अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्प्रेड को अगर स्टॉप करना है उसी जगह पर, तो हमें क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमने डिफरेंट मेजर्स अगर हम बात करते हैं ब्रॉड लेवल पे, सिंस इट इज़ अ वेरी बिग टॉपिक अगेन, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोकने का पहला तरीका है कि हमको अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके अंदर आपका साफ खाना खाइए, साफ कपड़े पहनिए, खुद को साफ रखिए, खुद को इन्फेक्शन ना होने दीजिए। फिर सेकंड जो उसमें अंदर फैक्टर आता है उसमें हम बात करते हैं पब्लिक हाइजीन के बारे में। तो पब्लिक हाइजीन के अंदर चीज़ें आती हैं कि हम अपनी सड़कों को साफ रखें, शहर को साफ रखें, अपने वाटर टैंक्स को साफ रखें, ओपन डिफिकेशन को बंद करें, और जो हमारा जो फीकल मैटर होता है, जो सूएज मैटर होता है, उसको डिस्पोज का एक अच्छा तरीका हमारे पास होना चाहिए। ये पब्लिक हाइजीन के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो। फिर थर्ड फैक्टर आता है इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर वो डिजीजेस को फैला रहे हैं, वो बैक्टीरियाज, वो वायरस, वो फंगस, हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आजकल जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो अगर हमें मलेरिया को होने से रोकना है, चिकनगुनिया को होने से रोकना है, या किसी और चीज़ को डिजीजेस को होने से रोकना है, तो हमें उसके वेक्टर को खत्म करना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको वेक्टर्स को बॉर्न होने से रोकना है या उनकी ग्रोथ को हैम्पर करना है। फिर बात आती है 5th नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशंस की बात आती है, जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन को डेवलप करना और वैक्सीन को टाइमली एडमिनिस्टर करने की बात आती है। अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, तो हमें बूस्टर डोजेस की बात भी करनी पड़ेगी। वैक्सीन जो होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन जो है उसका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। कोई 6 महीने तक काम करेगी, कोई 3 साल तक काम करेगी, कोई 6 साल तक काम करेगी, एंड सो ऑन। और फिर जो आता है उसके बाद जो आता है वो प्रिवेंटिव मेथड नहीं है, वो फिर क्यूरेटिव मेथड है, जिसमें दवाइयों की हम बात करते हैं, जिसमें डिजीज को ठीक करने की बात की जाती है। तो इन सारी बातों पर आप प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर सकते हैं कि किस किस तरीके से हम डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, होने ही ना दें हम उस डिजीजेस को। तो 2 तरीके के मेथड्स आते हैं, 2 तरीके के क्योर्स होते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव और दूसरा होता है क्यूरेटिव। मतलब क्यूरेटिव में डिजीज हो चुकी है, आप उसे ठीक कर रहे हैं। प्रिवेंटिव में डिजीज नहीं हुई है, आप उसको पहले लेवल पर ही रोक दे रहे हैं, होने ही नहीं देंगे उसे आप। तो 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में, तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी हमारे बॉडी की वो कैपेसिटी है जिससे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम या कोई भी और ऑर्गेनिज्म फाइट करता है, रेजिस्ट करता है, डिफेंड करता है डिजीज को होने से रोकता है, अपने आप को बचाता है कि डिजीजेस ना हो। तो इम्यूनिटी कितने तरीके की हो सकती है? इम्यूनिटी 2 तरीके की हो सकती है, इनेट इम्यूनिटी हो सकती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो सकती है। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमें बाय बर्थ मिलती है।
मतलब जब हम बॉर्न होते हैं तो हम उस इम्यूनिटी के साथ बॉर्न हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे इनेट इम्यूनिटी। अगर हम इनेट इम्यूनिटी की फर्दर क्लासिफिकेशन की मैं बात करती हूँ, कोई इनेट इम्यूनिटी वो होती है इनेट जो हमारे बर्थ के साथ हमको मिली हुई है। तो अगर हमारे बर्थ के साथ कोई इम्यूनिटी हमको मिली हुई है तो उसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, उसके अंदर फिजिकल बैरियर्स आएंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आएंगे, सेल्यूलर लेवल पे आएगा और साइटोकाइंस लेवल पे आएगा, जो हमारे को भगवान ने, नेचर ने देके हमें भेजी है वो इम्यूनिटी। सेकेंड टाइप की इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो कि हमने लेटर ऑन लाइफ में एक्वायर किया है, मतलब वो इम्यूनिटी हमारे पास थी नहीं, जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर होता गया चीज़ों से हमारी बॉडी ने या तो खुद डेवलप कर ली वो इम्यूनिटी, या फिर हमने अलग अलग तरीके की मेडिसिन या वैक्सीन जिसको कहते हैं वो ली, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो हम दो कैटेगरीज में इम्यूनिटी की बात करेंगे इस टॉपिक में। इनेट जो इम्यूनिटी वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं इस एनसीईआरटी में जितना था उसके बारे में आपको बात बताऊंगी। लेकिन अगर आप इनेट इम्यूनिटी को डिटेल में समझना चाहते हैं, नॉट इनेट, सभी तरीके की इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी एज अ टॉपिक अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इम्यूनिटी के ऊपर बात किया है, आप उसको देख सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये शेयर कर दूंगी लिंक। तो हम इनेट इम्यूनिटी की सबसे पहले बात करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कब से प्रेजेंट है हमारे पास, वो हमें बाय बर्थ मिली हुई है, उस इम्यूनिटी को हमने इनेट इम्यूनिटी कहा है। बाय बर्थ हमें मिली हुई है। अगर हमें बाय बर्थ मिली है, इनहेरिटेंस हुई है उसकी, मतलब हमें अपने पेरेंट्स से मिल गई, वो जब हम बॉर्न हुए इनहेरिट कर लिया हमने उस इम्यूनिटी को, तो क्योंकि हमारे बॉर्न होने से हमारे बर्थ के साथ इसका एसोसिएशन है, तो ये कैसी होगी, क्या ये स्पेसिफिक होगी? नहीं, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक है। क्या क्या इसके अंदर आता है? फिजिकल बैरियर्स आते हैं। फिजिकल बैरियर्स में क्या होगा? सबसे पहले आपकी स्किन आपको जो दिखाई दे रही है, स्किन का जो कवर है, म्यूकोजा, जो अंदर वाली हमारी लाइनिंग्स है, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तो इसमें आएगा स्किन, इसके अंदर आएगा म्यूकस कोटिंग, इसके अंदर हमारी एपिथेलियल लाइनिंग आएगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग आएगी, जीआईटी ट्रैक्ट की लाइनिंग आएगी और यूरिनरी ट्रैक्ट की, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की लाइनिंग्स आएगी। मतलब हमारी बॉडी को आप ये मान लीजिए उसके अंदर दो कवर है, एक अंदर से कवर है, ट्यूब की तरह डली हुई है हमारी बॉडी में माउथ से लेके एनस तक, और दूसरा हमारी बॉडी बाहर से भी कवर है। उसके बीच के अंदर हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्किन जो है उसकी आउटर कवरिंग देती है और एपिथेलियम, और मान लीजिए यहाँ से एक ओपनिंग है और यहाँ से एक ओपनिंग है, तो जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, वो भी प्रोटेक्टेड है ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर ना एंटर कर पाए और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज ना करे। तो पहला बैरियर फिजिकल बैरियर है। सेकेंड बैरियर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर आएंगे माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए सलाइवा, टीयर्स, स्टमक के अंदर एसिड्स, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है। थर्ड तरीके का बैरियर आएगा सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जिसको ल्यूकोसाइट्स, WBCs हम कह रहे हैं, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। जैसे ही हमें कोई चोट लगती है, जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एक्ट करता है, तो हमारी बॉडी की वो सारी की सारी सेल्स एक्टिवेटेड हो जाती हैं और उस पैथोजन को किल करना शुरू कर देती है या उस बीमारी को ठीक करना शुरू कर देती है। द मोमेंट जैसे ही वो बीमारी होगी, जैसे ही वो पैथोजन आएगा या जैसे ही बॉडी में कोई कट लगा, तो ये सारी की सारी सेल्स एक्टिवेटेड हो जाती हैं। तो ये हमें दे रही हैं सेलुलर बैरियर सेल्स। थर्ड है साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या कर रहे हैं हमारे के? साइटोकाइन बैरियर कैसे हो रहा है? साइटोकाइन बैरियर्स आर द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स विच सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स एंड दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड, ये इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। मतलब साइटोकाइंस वो केमिकल्स होते हैं, कोई एक बॉडी की सेल इन्फेक्ट हो गई तो ये प्रोटेक्शन वाला मैकेनिज्म है। ये उसी तरीके से मान लीजिए एक पूरी फैमिली रहती है, घर के अंदर कोई खतरनाक चीज़ आ गई है तो उसने एक पर्सन को हिट किया, तो वो पर्सन क्या करेगा? वो चिल्ला के सारे पर्सन्स को सचेत कर देगा कि देखिए कोई डेंजर आ गया, आप अपने अपने हथियार निकाल लीजिए या आप छुप जाइए, इस तरीके का होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से साइटोकाइंस बैरियर काम करता है, जो सेल्स को इन्फेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में वायरस या कोई भी और बैक्टीरिया, तो बाकी की सेल्स को वो सिग्नल भेज देता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। तो जो केमिकल जो रिलीज कर देगा, वो जो सेल जो इन्फेक्ट हो गया, उसे साइटोकाइंस कहा जाता है, जो बाकी की सेल्स को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी काम करती है। इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी का पार्ट है जो हमें बाय बर्थ मिली है। सेकेंड होती थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसा कि नाम है, हमने एक्वायर किया है इसको, हमारे को बाय बर्थ नहीं मिली थी, हमने लेटर ऑन लाइफ में इसको एक्वायर कर लिया। ये प्रेजेंट नहीं थी बर्थ से, डेवलप हुई है लेटर ऑन।
तो इसमें ये होती क्या है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है। अब ये बाद में डेवलप हुई है, तो बाद में डेवलप है तो जिस वजह से डेवलप होती है, जिस पैथोजन ने इसको डेवलप किया, जिस पैथोजन ने, ऐसा होता है कि मान लीजिए आप एक बिल्कुल न्यू पर्सन है, पहली बार अगर आपका किसी से एनकाउंटर होता है तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये जो पर्सन है इस तरीके का है, अब आपको आगे से उसी बात पे ध्यान रखना है। हो सकता है पर्सन वाई, जिस दूसरा पर्सन है उससे एनकाउंटर हो, वो किसी और बात पे नाराज हो सकता है या परेशान हो सकता है, तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसके लिए इस बात से ध्यान रखना है, इसको मीठा पसंद नहीं है, इसको नमकीन पसंद नहीं है, इस टाइप से चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे जो पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब है, जो पैथोजन होगा उससे स्पेसिफिक इम्यूनिटी आपको मिलती जाएगी। ये कैसे काम करेगी, ये मेमोरी के ऊपर काम करेगी, और मेमोरी कहाँ पर है, हमारी सेल्स में। तो जब हम एनकाउंटर करते हैं एक पैथोजन को फॉर फर्स्ट टाइम, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, वो लो इंटेंसिटी का होगा। लेकिन अगर वही पैथोजन सेकेंड टाइम आता है, फर्स्ट टाइम आया तो हमारा हल्का सा रिस्पॉन्स हुआ, लेकिन हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में सेल्स को बना लेगी, एंटीबॉडीज को बना लेगी। अगर वही पैथोजन सेकेंड टाइम में आ गया तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं वो एंटीबॉडीज सारी उसको अटैक कर देंगी, और सेकेंड रिस्पॉन्स जो होगा वो बहुत खतरनाक होता है। तो इम्यूनिटी कैसी है, इम्यूनिटी है एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरीके से मिल रही है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव कैसे मिलती है, जो डेवलप होती है ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद पैथोजेंस और इट्स एंटीजन, बट स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होगी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग होगी। एक बार आपको मिली, एक पैथोजन आया, आपकी बॉडी ने क्या बोला, एंटीबॉडीज बना ली उस पैथोजन के अगेंस्ट में, और जब सेकेंड टाइम वो आएगा तो वो रिस्पॉन्स देगी। तो ये कैसे आ रही है, डेवलप बाय वैक्सीनेशन। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि रेडीमेड इम्यूनिटी है। मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी बॉडी बहुत वीक है, हमें पता है वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं बना सकेगा, या मान लीजिए अचानक से किसी को कोई अटैक होता है, जैसे कि आपने अभी देखा था प्लाज्मा डोनेशन में हम क्या कर रहे थे, प्लाज्मा डोनेशन में जो हो रहा था वो पैसिव इम्यूनिटी काम आ रही थी। जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई थी, जो उस पर्सन ने बनाई थी जिसको कोरोना हो चुका था, उसकी एंटीबॉडीज को हमने यूज किया था ताकि वो दूसरे पर्सन को पैसिव इम्यूनिटी दे पाए, सीधी एंटीबॉडीज डाली गई थी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा था, एक्टिव इम्यूनिटी में वो पर्सन खुद अपनी एंटीबॉडीज बना रहा है। पैसिव इम्यूनिटी में वो पर्सन खुद अपनी एंटीबॉडी बनाने के लिए या तो सक्षम नहीं है या उसके पास वक्त नहीं है, तो हम उसे पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, सीधा का सीधा उसको फ्लूइड्स को चढ़ा दिया जाता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। डेवलप व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इन द बॉडी, फास्ट बट लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज। वो सिर्फ कुछ दिन के लिए काम करेंगी जब तक वो एंटीबॉडीज रहेंगी बॉडी में, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगी। तो वो कैसे दी जाती है, मान लीजिए किसी को टेटनस का जो इंजेक्शन दिया जाता है, किसी का एक्सपोजर हो गया, उसको कट लग गया, तो हम उसे टेटनस का इंजेक्शन दे देते हैं। तो टेटनस का इंजेक्शन क्या करेगा, वो हमें पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगा उसी वक्त, कि अगर बाई चांस टेटनस का क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी हमारी बॉडी में बाई चांस एंटर कर गया तो वो उससे लड़ लेगा। तब तक हमारी बॉडी को हो सकता है टाइम ना मिले, इतने में टेटनस हो सकता है। तो टेटनस का इंजेक्शन एक टाइप की पैसिव इम्यूनिटी है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल आपको दिया जो हम प्लाज्मा डोनेशन कर रहे थे इन केस ऑफ कोरोना के पेशेंट्स के केस में, वो भी एक तरीके की पैसिव इम्यूनिटी थी। तो जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है, आप और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे वो है एलर्जी। हम बात करेंगे एलर्जी क्या होती है। तो एलर्जी जो है वो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है वो, एक हाइपर सेंसिटिविटी। एक तो हमारी बॉडी सेंसिटिव होती है, कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी केमिकल आया उसके प्रति या कोई भी एंटीजन आया उसके प्रति वो रिस्पॉन्स देती है अपना। बट कभी कभी होता क्या है, कुछ लोगों की बॉडी या कभी कभी सभी की बॉडी किसी न किसी वक्त पर हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। हाइपर सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल धूल है, जिससे कि बाकी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट कोई पर्टिकुलर कुछ लोग होंगे उनको धूल से क्या होगा, उनकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस देना शुरू करेगी। उनका जो इम्यून सिस्टम है एक्टिवेट हो जाएगा, उनको छींक आना शुरू हो जाएगी, उनको फीवर भी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। वो क्या होगा, हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो एक्टिव हो गया, हाइपर सेंसिटिव हो गया। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं जो कि ऑफ इम्यून सिस्टम है सर्टेन एंटीजन के प्रति इन द एनवायरनमेंट। तो एलर्जेंस जो है प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स टू अ इंडिविजुअल। पॉलन ग्रेन्स, एनिमल डस्ट, फेदर, ये सब चीज़ों से आपको हो सकती है। IgE एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एलर्जिक रिएक्शन में, IgE एंटीबॉडीज़।
एलर्जी इज ड्यू टू केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन आर रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल। ये हिस्टामिन जो रिलीज होता है हमारी बॉडी से वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी एलर्जिक रिएक्शन करने के लिए। उसमें सिम्टम्स कैसे आते हैं, आपको छींके आना, आंखों में से पानी निकलना, फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में हमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स को देना पड़ता है। एंटी हिस्टामिनिक या फिर स्टेरॉइड जो होती हैं दवाइयाँ, उन्हें देना पड़ता है ताकि इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाए। और स्टेरॉइड्स कहाँ पे दिए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टेरॉइड्स उन पेशेंट्स को भी दिए जाते हैं जिनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है ऑर्गन्स को भी एंटीजन मान सकती है, फॉरेन बॉडी मानती है। ठीक है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या है, हमारी बॉडी का हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स है। तो ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा, हमारी जो बॉडी है इम्यून रिस्पॉन्स देगी अपनी खुद की बॉडी के प्रति, अपनी खुद की सेल्स के प्रति, और अपनी बॉडी की खुद की सेल्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। उस कंडीशन को कहा जाता है ऑटो इम्यूनिटी, जिसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसका स्पेलिंग गलत है, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को किल करना शुरू कर रही हैं, तो उसे कहा जाता है ऑटो इम्यूनिटी, राइट। फिर एक टॉपिक, हम जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। तो कैंसर क्या होता है, तो कैंसर जो है इट कैन बी डिफाइंड एज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। तो कैंसर जो है वो बॉडी की वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रजिस्टर हो रही है बॉडी में, और प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। सेल्स ग्रो करती जा रही हैं बिना कोई डिफरेंशिएशन, बस सेल का मास बढ़ता जा रहा है, सेल्स एक के बाद एक के बाद एक सेल्स बढ़ती जा रही हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक सेल जो है लिवर सेल बन गई, एक सेल जो है ब्रेन सेल बन गई, एक सेल ब्लड सेल बन गई, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा, लेकिन उनके अंदर ग्रोथ हो रही है। तो जो ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल अनकंट्रोल जो ग्रोथ होती है, उसको हम कहते हैं ट्यूमर। और ये जो अब एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ की जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं कैंसर। तो कैंसर जो है वो कई तरीके का हो सकता है, मेलिग्नेंट भी हो सकता है और बेनाइन भी हो सकता है। मेलिग्नेंट का मतलब होता है वो इन्वेजिव कैंसर है, मतलब वो दूसरी सेल्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है। बेनाइन का मतलब होता है कि खुद ग्रोथ हो रही है, वो दूसरी सेल्स को इन्वेड नहीं कर रहा, उसमें ट्यूमर अपने आप बड़ा हो रहा है, दूसरी सेल्स को वो खराब नहीं कर रहा। लेकिन मेलिग्नेंट में क्या होता है, वो जो सेल्स होंगी वो सारी बॉडी के अंदर फैल जाएंगी। तो जो कैंसर सेल्स होती हैं वो अनकंट्रोल डिवीजन रजिस्टर कर रही हैं। जो कैंसर सेल्स होती हैं दे लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में क्या होता है, जैसे ही कोई सेल्स की ग्रोथ होती है और वो दूसरे सेल से कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो वो अपनी ग्रोथ को कंट्रोल कर लेती हैं, अनकंट्रोल फैशन में वो नहीं डिवाइड करती। तो जो रिपीटेड डिवीजन होगी कैंसरस सेल में वो एक लार्ज मास बना देती है, उसे हम कहते हैं ट्यूमर। तो जो कैंसर सेल्स हैं मूव फ्रॉम ट्यूमर टू अ न्यू साइट थ्रू द ब्लड फॉर फॉर्मिंग सेकेंडरी ट्यूमर्स। तो ये जो सेकेंडरी ट्यूमर्स जो बनते हैं ब्लड के थ्रू, जो वो फैल जाती हैं सेल्स और सेकेंडरी ट्यूमर्स बन जाते हैं, इस कंडीशन को कहा जाता है मेटास्टेसिस। मतलब इन्वेजन ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसकी बॉडी में ये पर्सन है, मान लीजिए उसकी यहाँ पर है, कहीं पे भी हैंड में है उसके ट्यूमर, तो वो फैल रहा है, इधर जाके उसके लेग में भी हो गया वो, तो वो अगर ब्लड के थ्रू जो फैल रहा है उसके अंदर, उसे कहा जा रहा है मेटास्टेसिस। जो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, अच्छा कैंसर का रीज़न क्या क्या हो सकता है। बहुत सारे कैंसर इडियोपैथिक होते हैं जिसका कोई रीज़न नहीं होता, लेकिन कुछ रीज़न हमने जो है चार्ट आउट किए हैं। जैसे कि केमिकल्स कुछ होते हैं, जैसे जो सिगरेट में है, टोबैको में है, कुछ ऐसे केमिकल्स पेंट्स में, डाइज में, प्रिजर्वेटिव्स में, ऐसे कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बायोलॉजिकल केसेस में अगर हम बात करते हैं तो कुछ वायरस, कुछ पैरासाइट, वो भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करते हैं तो एक्स रेज, गामा रेज, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, सन की जो रेज हैं, वो सारी रेज जो क्या कर रही हैं वो भी कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो कैंसर कॉज करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है, और साथ में रेडिएशंस हो सकती हैं। बट बहुत सारे ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता, वो बॉडी में डेवलप होते हैं। तो कैंसर जो है उसका डिटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, तो कैंसर का डिटेक्शन, जो अर्ली डिटेक्शन है वही उसका ट्रीटमेंट का पार्ट है। जितना जल्दी कैंसर डिटेक्ट हो जाएगा उसको उतने ही बेटर तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। तो कैंसर जो है कैसे डिटेक्ट हो पाएगा, ब्लड एंड बोन मैरो के टेस्ट करवाए जाते हैं, बायोप्सी करवाई जाती है, FNAC करवाई जाती है,
सीटी स्कैनिंग होगी, एक्सरेज होते हैं, रेजोनेंस इमेजिंग होती है, ये सारे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर में काम आती हैं। इनकी वजह से आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को। रेगुलर स्कैनिंग करा सकते हैं आप साल में एक बार टाइप, ताकि आपकी बॉडी में अगर कोई अनकंट्रोल्ड, और स्पेशली आफ्टर 40s, आफ्टर 45 बॉडी को रेगुलर स्कैनिंग में ज़रूर डालना चाहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि कहीं पे कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो रजिस्टर नहीं होगी, कोई आपके ब्लड के पैरामीटर डिस्टर्ब तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द चैप्टर। ये जो चैप्टर था इसमें हमने इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा, हमने बात किया कि किस किस तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती हैं, हमने ये बात किया कि ये जो इन्फेक्शियस जो एजेंट्स हैं ये कितने तरीके के हो सकते हैं, ये किस किस तरीके से ये डिजीज़ फैलाते हैं, हमने ये बात किया कि हम इन डिजीज़ को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। फिर हमने बात किया इस चैप्टर में इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी कितने तरीके की होती है। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, यू कैन सी अनदर लेक्चर। और हमने बात किया एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी और कैंसर के बारे में। सो दिस वॉज इट। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने बात नहीं किया, वो आई अवॉइडेड, बट जितना हमने बात किया उतना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, आप इससे जुड़े हुए सवाल भी कर पाएंगे। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।